अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो को जो एंड किया था उसमें ये था कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन हम किस चीज़ पे बेस करते हैं, ट्रेसेबिलिटी पे। अगर वो ट्रेसेबल हो कॉस्ट, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल की हो, लेबर की हो या अदर एक्सपेंसेस हो, अगर वो ट्रेसेबल है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है, और अगर वो ट्रेसेबल नहीं है तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट हमने बात की थी, मटेरियल की भी हो सकती है, लेबर की भी हो सकती है, और अदर एक्सपेंसेस की भी हो सकती है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम एक तरतीब के साथ इस पूरे कोर्स को लेकर चलें और आपको सारी वीडियोस जो हैं वो टाइम पे मिलती रहें। अच्छा, आज की जो हमारी बात है, अब हम उसको अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। ये आपके सामने एक पीस ऑफ केक है। आप इसमें देखें, मिल्क यूज़ हुआ, कितनी चीनी यूज़ हुई, कितना फ्लोर यूज़ हुआ। तो ये सारे का सारा क्या है, इसका डायरेक्ट मटेरियल है, क्योंकि वो इस केक के पीस के ऊपर ट्रेसेबल है। 2 चम्मच चीनी डाली, ट्रेसेबल है। आधा किलो दूध डाला, ट्रेसेबल है। 1 पाव फ्लोर आपने यूज़ किया, ट्रेसेबल है। तो ये जो है, ये क्योंकि ट्रेसेबल हैं, इसलिए इन मटेरियल्स को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल्स कहेंगे। अच्छा, अभी ना हम जब आपको न्यूमेरिकल पोर्शंस पे लेके जाएंगे, तो वहाँ पे हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि हम डायरेक्ट मटेरियल को एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओपनिंग रॉ मटेरियल लेंगे, उसमें फिर परचेजेस को ऐड करेंगे, फिर क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो है उसमें से माइनस करेंगे, फिर उसका फ्रेट उसमें ऐड करेंगे। जो वेस्टेज वगैरह है उसको हम माइनस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप, क्योंकि उसको हमने बहुत डिटेल में उसको भी हमने डिस्कस करना है, तो फ़िलहाल आप सिर्फ ये जान लें कि जो चीज़ ट्रेसेबल हो मटेरियल की फॉर्म में, वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल होगा, और जो चीज़ ट्रेसेबल नहीं हो वो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। जिस जगह ये केक बन रहा था वहाँ पे क्लीनिंग के लिए कोई प्रोडक्ट यूज़ की, स्वीपिंग कंपाउंड यूज़ किए। अब वो जो क्लीनिंग के लिए जो चीज़ आपने यूज़ की है वो ऑब्वियसली केक के ऊपर तो नज़र आ नहीं रही, या स्वीपिंग कंपाउंड्स केक के ऊपर तो नज़र नहीं आ रहे ना। तो वो प्रोडक्ट के ऊपर तो ट्रेसेबल नहीं है, लेकिन वो मटेरियल उस प्रोडक्शन के दौरान तो यूज़ हुआ है। तो हम उसको उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट से अलग नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेसेबल नहीं है, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट मटेरियल नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको इनडायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। अच्छा, डायरेक्ट लेबर क्या है? वो वाली लेबर जो उस प्रोडक्ट को बनाती है और उसकी कॉस्ट पर यूनिट हमें मालूम या तो होती है या हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने एक बैग है। इस बैग को बनाने के लिए एक जो उसका वर्कर है वो 100 रुपीज़ पर बैग लेता है। तो अब आप लोग ये बताएं कि ये डायरेक्ट लेबर हुई या इनडायरेक्ट लेबर हुई। वो 5 बैग बनाएगा, 500 रुपये लेगा। वो 10 बैग बनाएगा, वो 1000 रुपीज़ लेगा। वो एक बैग बनाएगा तो वो 100 रुपीज़ लेगा। तो उसकी जो लेबर की कॉस्ट है, यानी उसकी जो वेजेस हैं, वो हम पर यूनिट डिस्क्राइब हम उसको कर पा रहे हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, डायरेक्ट लेबर हो गई। जबकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी अभी एग्जांपल दी थी पिछली वीडियो में भी, जैसे चौकीदार है, अब वो भी लेबर है ना। आप कोई भी ह्यूमन रिसोर्स, अब लेबर का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वही जो कोई ईंटें उठाने वाला मजदूर होगा। आप कोई भी ह्यूमन रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। इवन इस कॉन्टेक्स्ट में आपके सीईओ की जो सैलरी है वो भी लेबर है। ठीक है। तो आपके सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, आपके गार्ड्स, ये उस प्रोडक्ट को डील नहीं, मतलब पर यूनिट इनकी कॉस्ट हम नहीं फाइंड कर सकते, लेकिन इनकी जो भी इनकी सैलरीज हैं वो कंपनी के लिए ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट तो है, लेकिन ये क्योंकि यूनिट के ऊपर नहीं हम इसको असाइन कर सकते, इसको नहीं हम ट्रेस कर सकते, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन जब हम तीनों चीज़ों को जमा कर देते हैं, देखें डायरेक्ट मटेरियल तो एक अलग चीज़ हो गई ना, डायरेक्ट लेबर भी हो गया, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस भी हो गए। हम क्या कह रहे हैं, मटेरियल हो, लेबर हो, अदर एक्सपेंसेस हो, ये सारे कौन से वाले, इनडायरेक्ट वाले। याद रखना, डायरेक्ट वाले नहीं इसमें इंक्लूड करने। तो इनडायरेक्ट वाले मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस को जब हम, अदर एक्सपेंसेस से मुराद क्या है, देखें, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, एनर्जी,
इनकम टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सारे क्या हैं, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। लेबर तो ह्यूमन रिसोर्स है ना, मटेरियल तो वो चीज़ है जो यूज़ हुई है। तो रिपेयर्स, इंश्योरेंस, एनर्जी, इनकम टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ये सारे क्या हैं, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, इन जब हम तीनों को जमा करेंगे तो जो चीज़ हमारे पास आती है इसे हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है, याद रखें कि ये सिर्फ फैक्ट्री में ही ओवरहेड्स मौजूद नहीं होते, बल्कि ये इंश्योरेंस, इनकम टैक्सेस, स्टेशनरी, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं और ये हमारे सेलिंग के भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये सारे ओवरहेड्स। अब देखें, जहाँ पे ऑफिस बना हुआ है, क्या ऑफिस में बिजली यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे लाइट यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे स्टेशनरी यूज़ नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। या वहाँ पे जो है वो गार्ड नहीं होगा, वहाँ पे कोई ऑफिस बॉय नहीं होगा, वहाँ पे सारी चीज़ें मौजूद होंगी, तो वहाँ पे भी तो ओवरहेड्स मौजूद होंगे ना। इस तरह जो आपका सेलिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी क्या कोई लोग मौजूद नहीं होंगे या वहाँ पे कोई चीज़ें यूज़ नहीं होंगी? तो वहाँ पे क्या बिजली अगर आपका एक क्या कहते हैं उसको, शोरूम है जहाँ पे आप सेलिंग कर रहे हैं, तो उस शोरूम में क्या बिजली नहीं होगी? तो होगी ना। तो हमारे जो ओवरहेड्स हैं ये सिर्फ फैक्ट्री के नहीं होते, ये ओवरहेड्स हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं, सेलिंग भी होते हैं। फिर हम इन सबको इकट्ठा कर लिया करेंगे क्वेश्चंस में ना, जहाँ पे हमें ज़रूरत के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको, जहाँ पे हमें वो कहेगा हम इसको जमा कर लिया करेंगे। तो क्या हो गए, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी हो गए और सेलिंग ओवरहेड्स भी हो गए। तो अच्छा, अब आप लोग बताएं कितने टाइप के ओवरहेड्स हो गए? फैक्ट्री, दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव और तीसरे सेलिंग वाले। यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि तमाम की तमाम जो डायरेक्ट कॉस्ट हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो हैं ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैं। तो क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि तमाम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैं, जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं है, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है? तो आपको ऐसा लगता है क्या? यस और नो? आपको जो भी लगता है इसका आंसर क्या है? नो। देखें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तमाम फैक्ट्री ओवरहेड्स में सारे ही इनडायरेक्ट अखराजात भी, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इंक्लूड हो गई। तो इन तीन चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो ये हमारे पास क्या बनती हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो हैं इनको हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं, यानी ये जो हमारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड है ये हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस ये जो हैं ये हमारे क्या होती हैं? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्योंकि चीज़ तो मैन्युफैक्चर हो के उसके बाद सेलिंग वालों के पास गई ना, या उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उनके पास गई। तो मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी फैक्ट्री में ही कंप्लीट हो जाती है। तो ऑफिस के और सेलिंग के जो अखराजात हैं ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो है कॉस्ट, इनको हम नहीं कहते बल्कि इनको हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है कि आपने बुक्स जो हैं, जब हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे ना तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने हाथ में रजिस्टर और कोई भी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, बॉल पॉइंट, पेन जो भी आप यूज़ करते हैं वो, और एक कैलकुलेटर आपने साथ रखना है, क्योंकि हम आपसे साथ साथ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। तो अभी आप क्या करेंगे कि ये जो एक फ़्लो चार्ट दिया हुआ है इसको आप नोट कर लें अपने रजिस्टर्स के ऊपर, और आज के बाद तरतीब से इसी तरह से आप इस पूरे कोर्स को लेके चलते रहें ताकि आपके नोट्स वगैरह बनते रहें। इसमें कॉस्ट को हमने किस दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। तो याद रखें, कल को आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या पीपीएससी के टेस्ट में बैठे होते हैं तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, क्या बताएं जी प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? तो याद रखें, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही एक्चुअली हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट भी होती है। और पीरियड कॉस्ट कौन सी होती है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ये हमारी पीरियड कॉस्ट भी होती है। ठीक है। अच्छा, इन कॉस्ट को भी हम कुछ वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट इफ़ देयर आर स्टिल सम कन्फ्यूजन्स। ठीक है। तो मैं इसलिए ऐसे तो बोल रहा हूँ कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में क्या क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। और याद रखें, फैक्ट्री ओवरहेड्स में सारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से?
जो फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे। यस, जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड ओवरहेड्स होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में नहीं आएंगे। वो कहाँ जाएंगे? वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जाएंगे। अच्छा, ओवरहेड्स की टाइप्स कितनी थी, याद है या भूल गए आप लोग? ओवरहेड्स की टाइप्स थी 3। फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो कितनी हो गई? 3। फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो इसमें से 2 ओवरहेड्स जो हैं वो हमारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैं, एक ओवरहेड जो है ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सा है? फैक्ट्री में होती है ना मैन्युफैक्चरिंग। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ओवरहेड जितने भी होंगे हमारे, या जितने भी एक्सपेंसेस होंगे हमारे, ये हमारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। ठीक हो गया। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है ये हम कहाँ से शुरू करेंगे? ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच, ये क्या होते हैं, हाँ, हम प्राइम कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग के फुल कोर्स को आप लोग इन्जॉय करें। इंशाल्लाह इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग में तो नहीं रहने वाला।